पात हो चुका है। पार्टी के पिछले लोकसभा चुनावों में पीएम कैंडिडेट रहे सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आडवाणी पार्टी की वर्तमान कार्यप्रणाली से नाखुश हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के सभी पदों से दिए गए इस्तीफे को पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नामंजूर कर दिया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मोदी बनाम आडवाणी के मुद्दे पर जो पार्टी नेताओं के बीच खाई पैदा हुई है, उसको अब किस तरह पाटा जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी का कहना है कि नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बनाकर बीजेपी ने उचित समय पर सही फैसला किया है। साथ ही खंडूरी ने ये भी कहा कि मोदी और लालकृष्ण आडवाणी में कोई तुलना नहीं है, लेकिन आडवाणी में आज भी प्रधानमंत्री बनने की सभी योग्यताएं हैं। गोवा में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से नदारद रहे पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। खंडूरी ने अपने निवास पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उनकी गैरहाजिरी को बेमतलब मुद्दा बनाया गया। उनकी कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य कारणों के चलते वह गोवा नहीं पहुंच पाए थे। खंडूरी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी की चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बनाने का स्वागत किया है। उनका कहना है कि मोदी की छवि बेदाग रही है, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। ऐसे में उनकी छवि का आगामी लोकसभा चुनाव के प्रचार में पार्टी को फायदा मिलेगा। लालकृष्ण आडवाणी के सवाल पूछे जाने की बाबत खंडूरी ने कहा कि मोदी और आडवाणी में कोई तुलना नहीं है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी पार्टी के क्षमतावान नेता हैं, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी में आज भी प्रधानमंत्री बनने की हर योग्यता मौजूद है। खंडूरी का कहना है कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान समिति के पद पर ताजपोशी की है, लेकिन प्रधानमंत्री पद का फैसला बीजेपी का पार्लियामेंट्री वोट करेगा। इसके अलावा चूंकि बीजेपी एनडीए का हिस्सा है, लिहाजा फैसला सर्वानुमति के आधार पर किया जाएगा। आडवाणी को मनाने की कवायद महज संघ के इशारे पर हो रही है, और जब नागपुर से संकेत मिल जाएंगे, उसके बाद बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मनाने कोई नेता नहीं पहुंचेगा। ये कहना है सपा महासचिव राम गोपाल यादव का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव की माने तो नरेंद्र मोदी ने आडवाणी के साथ जो किया उसे वादा खिलाफी से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 12 साल पहले गोवा की कार्यकारिणी में आडवाणी ने ही मोदी की गद्दी बचाई थी, और आज मोदी की वजह से लालकृष्ण आडवाणी को पार्टी के तमाम बड़े पदों से इस्तीफा देना पड़ा। प्रोफेसर साहब की माने तो आडवाणी की वर्तमान स्थिति पर टीस उठती है, लेकिन ये सब कुछ संघ के इशारे पर हो रहा है। इशारा तो बीजेपी के आला नेताओं को भी समझना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी पीएम पद के उम्मीदवार बनने से पहले तानाशाह रुख इख्तियार कर रहे हैं, तो उम्मीदवारी के बाद पार्टी के अंदर क्या स्थिति होगी। प्रोफेसर साहब ने ये भी साफ कर दिया कि पार्टी में बड़ा ओहदा मिलने के बाद नरेंद्र मोदी अगर इस खुशफहमी में हो कि वो और उनके शागिर्द अमित शाह उत्तर प्रदेश में पार्टी का उत्थान कर पाएंगे, तो इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सूबे के अंदर अभी भी सपा की सियासत ही सबसे मजबूत है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 62 से ज्यादा विदेशी दौरों पर पिछले 9 वर्षों में 642 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च हुई है। ये खुलासा हुआ है आरटीआई के जरिए दी गई जानकारी के। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय मनमोहन सिंह के 5 विदेशी दौरों का हिसाब किताब ही नहीं दे पाया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की विदेश यात्राओं के हिसाब किताब में 9 साल और 67 विदेशी यात्राएं हैं, जिनमें 62 यात्राओं में 642 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए और 5 यात्राओं के बिल ही नहीं मिले। सूचना के अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी में ये बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 में प्रधानमंत्री बने थे और तब से लेकर अब तक 9 वर्षों में उन्होंने 67 विदेशी दौरे किए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी की गई लिखित जानकारी में ये कहा गया है कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री ने 67 विदेशी यात्राएं की। इनमें कुल जमा 642 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च हुए, और इसमें उन 5 विदेशी यात्राओं को नहीं जोड़ा गया है जिनके बिल नहीं मिले। बरेली में आज सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने इंटर पास छात्राओं को लैपटॉप वितरण किए। वहीं उन्होंने जिले के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया और 8,973 छात्राओं को लैपटॉप बांटे। छात्राओं को लैपटॉप वितरण करते ये हैं सूबे के मुखिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने आज बरेली में 8,973 छात्राओं को लैपटॉप बांटे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जहां लूटने का काम किया, वहीं इस सरकार ने बच्चों को विकास करने का काम किया। वहीं किसानों और इंडस्ट्री वालों का हित भी इसी सरकार में रखा गया।
वहीं उन्होंने कहा कि अब यूपी भी देश में विकास के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पुरानी सरकार पैसे को बर्बाद कर रही थी, पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा था, लूट में जा रहा था, मार्गों में जा रहा था। वही पैसा रोक करके हम लोग किसान नौजवान व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं। जहां एक और सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने 8,973 लैपटॉप बांटे, वहीं दूसरी ओर बरेली वासियों के लिए भी एक खुशी की सौगात दे गए। बरेली में विकास के लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास कर गए। वहीं छात्र छात्राएं लैपटॉप पाकर काफी खुश नजर आए और उन्होंने अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की। बरेली में मुख्यमंत्री के लैपटॉप वितरण योजना में आज अव्यवस्थाओं का अंबार दिखाई दिया। लैपटॉप वितरण के समय कई स्टूडेंट्स बेहोश हो गए। धक्का मुक्की की वजह से एक छात्र का पैर भी टूट गया। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हैरत की बात तो ये है कि वहाँ पर मौजूद पुलिस प्रशासन में से किसी ने भी छात्र की मदद नहीं की। जैसे ही छात्रों के साथ हुई इस घटना की जानकारी बरेली के सांसद प्रवीण ऐरन को पता चली, वो फौरन जिला अस्पताल उन्हें देखने पहुँच गए और छात्र छात्राओं का हालचाल पूछा। इन अव्यवस्थाओं के बारे में प्रवीण ऐरन ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने जमकर सपा पे निशाना साधा। पूरे प्रदेश में बसपा ब्राह्मणों को रिझाने के लिए सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। इसी तर्ज पर बसपा ने शाहजहांपुर में भी ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया। बसपा के कार्यकर्ताओं ने आज यहां बसपा सुप्रीमो को दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने के लिए हुंकार भरी। सम्मेलन में सतीश मिश्र ने कहा कि ब्राह्मणों को सभी पार्टियों ने छला है। भाजपा ने राम मंदिर के निर्माण के नाम पर ब्राह्मणों को धोखा दिया है। मिश्र ने सपा को लुटेरी सरकार करार दिया। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि सपा नेता अपराध करने में पीछे नहीं हैं। वहीं सीएम की लैपटॉप वितरण योजना को उन्होंने पूरी तरह फ्लॉप करार दिया। फर्जी संस्था को विधायक निधि का काम दिलाए जाने की संस्तुति करने वाले मंत्री मनोज पांडे व विधायक रामलाल अकेला को आज लोकायुक्त ने तलब किया और दोनों से सफाई मांगी। लोकायुक्त के 4 विधायकों पर विधायक निधि के कार्यों को लेकर हुए फर्जीवाड़े में विधायकों ने लोकायुक्त से मिलकर सफाई पेश की। ये मामला रायबरेली जिले का है, जहां के समाजवादी पार्टी के 4 विधायक पर फर्जी संस्था को काम दिए जाने का आरोप लगा है। आरोप है कि इन संस्थाओं को बिना मानक के विधायक निधि के काम दिए गए हैं। इस पूरे मामले की जांच लोकायुक्त एनके मल्होत्रा कर रहे हैं। सपा के विधायक और सरकार के राज्य मंत्री मनोज पांडे व विधायक रामलाल अकेला लोकायुक्त से मिलकर अपनी सफाई पेश की। विधायकों ने कहा कि लोकायुक्त से मुलाकात हुई और बातचीत में लोकायुक्त ने भी माना कि ये अधिकारी की गलती के कारण ऐसा हुआ है। इस सरकार में ऐसा पहला मामला है कि जब मौजूदा सरकार के मंत्री व विधायक लोकायुक्त की जद में आए हैं। फिलहाल इस मामले का निष्कर्ष तो तभी निकल पाएगा जब सभी विधायकों से पूछताछ हो जाएगी। आईपीएल की तरह फिक्स था उत्तर प्रदेश में बिजली का टैरिफ प्लान। एक ही आदमी की 2 कंपनियों ने पहले यूपीपीसीएल से नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा और बाद में नियामक आयोग ने उस प्रस्ताव को पास कर दिया। इस घोटाले में बिजली विभाग के आला अधिकारी भी शामिल हैं। आईपीएल की फिक्सिंग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की बिजली टैरिफ का भी प्लान फिक्स है। ये खुलासा समाचार प्लस के हाथ आए उन दस्तावेजों के आधार पर हुआ जिनमें नियामक आयोग की परामर्श कंपनी और यूपीपीसीएल की परामर्श कंपनी के मालिक एक ही पाए गए। यानी यूपीपीसीएल के अधिकारी से साठगांठ करके नियामक आयोग के कंधे पे रखकर जनता पर बिजली की गाज गिराई गई। लगभग उसी तरह जिस तरह आईपीएल की फिक्सिंग होती है, जिसमें बुकी को पता होता है कि ये बॉल नो बॉल की तरह होगी। समाचार प्लस के हाथ लगे दस्तावेजों में दोनों परामर्श कंपनियों के पते, फोन नंबर और ईमेल आईडी हूबहू एक ही जैसी थी। ये परामर्श कंपनी ने सबसे पहले यूपीपीसीएल की तरफ से बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा, जहां पर उसी व्यक्ति की दूसरी कंपनी ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया। उत्तर प्रदेश में बिजली राजनीति का एक बड़ा मुद्दा है और जिस तरह सरकार ने जनता के ऊपर ये टैरिफ प्लान लादा है वो किसी बड़े घोटाले की ओर संकेत दे रहा है और भविष्य में जब इस घोटाले की जांच होगी तो उस जांच की आंच इस सरकार पे जरूर आएगी। उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन खोजने की तलाश में जुटी कांग्रेस अब सड़कों पर भी उतरने लगी है। दरअसल राज्य की समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ आज कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। यही नहीं, कांग्रेस ने प्रदेश की सपा सरकार से बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग भी की है। प्रदेश कांग्रेस ने आज राजधानी में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में नगर निगम मुख्यालय पर एकत्रित हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में एक जुलूस की शक्ल में प्रदर्शन करके सड़कों पर उतरे। कांग्रेस ने न केवल प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बल्कि प्रदेश के अखिलेश यादव सरकार का पुतला भी फूंका।
कांग्रेस की मांग है कि प्रदेश सरकार बड़ी बिजली दरों को वापस ले। सरकार को एक चेतावनी दे रहे हैं कि आप जन विरोधी नीतियों को बंद करिए, आप झूठ मूठ लोगों को फुसलाने का काम मत करिए, प्रशासन ठीक से चलाइए, बिजली दीजिए, कर बढ़ाना है हम बढ़ाने नहीं देंगे। यही नहीं, कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बीच कई बार पुलिस द्वारा कांग्रेसियों को रोकने की कोशिश भी की गई। कांग्रेस ने रोड जाम किया, विधान भवन घेरने की कोशिश की। खास बात ये भी रही कि इस मौके पर कांग्रेस ने नरेंद्र भाई मोदी के चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर भी चुटकी ली है। कांग्रेस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी फैक्टर कभी काम नहीं करेगा और यहाँ मोदी मुंह के बल गिरेंगे। बहरहाल कांग्रेस के ये तीखे तेवर संकेत साफ दे रहे हैं कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई है और यही वजह है कि वो बार बार प्रदेश सरकार के हर मुद्दे पर हो रहे फैसलों का विरोध भी कर रही है। लेकिन क्या कांग्रेस अपने मंसूबों में कामयाब साबित हो पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिजली की किल्लत और बढ़ती दरों के चलते आज किसान यूनियन ने लखनऊ में शक्ति भवन के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बिजली की किल्लत और लगातार बढ़ती बिजली की दरों को देखकर आज किसान यूनियन ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और सीधे लखनऊ के शक्ति भवन आ पहुंचे। उनका कहना है कि सरकार और बिजली विभाग उन पर किसी भी तरह से ध्यान नहीं दे रहा और किसान की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसको लेकर उन्होंने अब ठानी है बिजली विभाग को सबक सिखाने की। जी हां, उन्होंने बिजली विभाग का घेराव कर लिया और आज सुबह से शाम तक बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर बैठे रहे। उनका कहना है कि अगर सरकार और बिजली विभाग ने उनकी बातें नहीं मानी और बिजली में उन्हें सब्सिडी नहीं दी गई तो वो यहाँ से नहीं हटेंगे। किसान यूनियन ने अब अपनी मांगों को लेकर आर या पार की लड़ाई करने की ठानी है और उनका कहना है कि अगर जल्द ही सरकार या बिजली विभाग ने उनकी इन मांगे नहीं मानी तो वो बिजली विभाग के दफ्तर पर भी कब्जा कर लेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने इन दिनों कांग्रेसियों की समीक्षाओं का दौर शुरू किया हुआ है। पहले पदाधिकारियों की समीक्षा की और अब विधानसभा चुनाव में हारे प्रत्याशियों से चर्चा। साफ है, मिशन 2014 तो मुख्यमंत्री और सरकार के दिमाग में है ही, साथ ही संगठन पर भी मुख्यमंत्री मजबूत पकड़ रखना चाहते हैं। पहले मुख्यमंत्री ने 500 कांग्रेसी पदाधिकारियों जो ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर के थे उनसे मुलाकात की और अब ऐसी विधानसभाओं के हारे हुए कांग्रेसी प्रत्याशी जहां पार्टी की जगह दूसरी पार्टी के विधायक हैं उनसे सोमवार को मुलाकात की। साफ है, मंशा अच्छी है कि कैसे 70 की 70 विधानसभा में विकास कैसे पहुंचाया जा सके, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन यह भी बात है कि विकास कार्य हो तो इसका फायदा कांग्रेस को हो ना कि अन्य पार्टियों के विधायकों को। मुख्यमंत्री ने सोमवार को एक एक कर कई हारे हुए प्रत्याशियों से मुलाकात की। हालांकि इस बैठक में गुटबाजी साफ दिखाई दी। हरीश गुट के कई समर्थक प्रत्याशी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसमें किशोर उपाध्याय, रंजीत रावत, करण मेहरा जैसे पूर्व विधायक शामिल हैं। धरातल पर हैं या कोई कार्य वहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं, क्या उनका भविष्य में क्या योजनाओं को मूर्त रूप देने की आवश्यकता है और संगठनात्मक दृष्टि से भी उनकी राय लेना भी आवश्यक होगा, इसीलिए बैठक बुलाई गई है। हालांकि प्रत्याशियों ने भी चिंता जताई कि जिन क्षेत्रों में पार्टी विधायक नहीं है ऐसे जगहों पर पार्टी के नेताओं को कैसे विकास का श्रेय मिले, इस पर सीएम ने चिंता जताई है। वहीं नौकरशाही द्वारा लगातार मामले लटकाए जाने के मसले पर भी मुख्यमंत्री से इन प्रत्याशियों ने नाराजगी भी जताई है। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पद पर काशी सिंह एरी के काबिज होने के बाद उन्होंने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। एरी की टीम में पुराने दिग्गजों के साथ ही नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं। काशी सिंह एरी ने आज अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें 89 लोगों को जगह दी गई है, जिसमें महेश चंद्र परियार, KM बर्थवाल, भुवन चंद्र जोशी, गंगाधर सेमवाल को केंद्रीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही जगदीश बुधानी, प्रताप शाही, किशन मेहता, ललित बिष्ट और पंकज व्यास को केंद्रीय महामंत्री बनाया गया है। एरी की नई टीम में 89 लोगों को जगह दी गई है। काशी सिंह एरी ने अपनी नई टीम के सदस्यों की घोषणा करते हुए कहा कि पुराने दिग्गजों का अनुभव को देखते हुए और नए कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूकेडी से निष्कासित चल रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के पार्टी में दोबारा शामिल होने से पार्टी को नई ऊर्जा भी मिलेगी और आगामी चुनाव में इसका लाभ भी मिलेगा। एरी ने कार्यकारिणी की घोषणा के बाद साफ कर दिया है कि पार्टी से पूर्व में निष्कासित दिग्गजों के लिए पार्टी के दरवाजे खुल गए हैं और उन्हें भी संगठन में बेहतर सम्मान दिया जा सकता है। क्या आपने कभी सुना है कि रास्ते में पता पूछने पर, पता न बताने पर अपहरण भी हो जाता है? राजधानी देहरादून में देर रात 2 रईस जादव ने एक युवक से पता पूछा। पता न बताने पर उन्होंने युवक का अपहरण कर लिया। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के चलते दोनों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी देहरादून में जहां कल देर रात सहसपुर निवासी मोहित यादव अपने भाई सचिन के साथ देहरादून में घूम रहे थे,
जिनसे 2 कार सवार रईस जादव ने देहरादून के एक ऑटोमोबाइल शोरूम का पता पूछा, लेकिन पता न बताने पर कार सवार 2 युवकों ने इनका अपहरण कर लिया। आपको बता दें कि अपहरणकर्ता दूध के बड़े व्यापारी हैं, जिनमें से एक गाजियाबाद और दूसरा सहारनपुर का निवासी है, जिनके नाम नौशाद और दीपक कपूर बताया जा रहा है। वहीं मोहित के भाई सचिन ने इस बात की सूचना पुलिस को दी थी कि कार सवार